नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों के साथ। अयोध्या में भूमि पूजन संपन्न, मोदी ने कहा भव्य मंदिर बनेगा। राहुल ने किया कटाक्ष, राम प्रेम है, घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। 1 साल बाद भी कश्मीर में पाबंदियां, नेताओं को मिलने से रोका। नेपाल के बाद पाकिस्तान ने नए नक्शे में शामिल किए भारत के इलाके। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच, नीतीश की सिफारिश केंद्र ने मानी। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले लेंगे। आपको पता ही है कि अयोध्या में भूमि पूजन संपन्न हुआ है मंदिर निर्माण के लिए। अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम जोरदार तैयारियों के बीच बुधवार को संपन्न हो गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से टाट के नीचे रह रहे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया। उसी तरह राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण से लेकर तर्पण तक और संकल्प भी था। मोदी ने कहा राम सबके हैं, राम सब में है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति की विरासत का द्योतक होगा। ये मंदिर अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। राम मंदिर का संदेश जैसे पूरे विश्व का निरंतर पहुँचे, ये हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, वहाँ राम सर्किट बनाया जा रहा है। मोदी ने कहा हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। हमें अपने संकल्प और परिश्रम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों को दायित्व दे दिए गए हैं और अब उन्हें ये काम करना है। उन्होंने कहा कि आज भारत को वैभवशाली बनाने के काम की शुरुआत हो गई है। तो आज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। अब इस पूरी घटना के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है जो राम को भगवान मानते हैं, राम में आस्था रखते हैं, राम में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप से वो उद्वेलित होंगे, वो खुश होंगे, वो जश्न के मूड में होंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि राम मंदिर अपने आप में एक पूरी राजनीति है जो पिछले 3.5 दशक से चल रही है, जो यहाँ भूमि पूजन पर आकर अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जारी रहने वाली है। तो आप इसको एक राजनीतिक संदर्भ के साथ देखें तो बेहतर होगा। ये केवल धार्मिक घटना नहीं है। वैसे तो धर्म भी एक तरह की राजनीति ही होती है, लेकिन इसे आप विशुद्ध धार्मिक घटना न माने और ना ही धार्मिक आयोजन माने। ये दरअसल एक राजनीतिक इसका संदर्भ है। एक राजनीति है जो इस आंदोलन से फली फूली है, जो आज सत्ता में है, एक ताकतवर पार्टी के रूप में हिंदुस्तान में मौजूद है। एक बड़ा परिवार, संघ परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अभी इसके एजेंडे में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम देख रहे हैं कि उसके एजेंडे से पिछले साल क्या क्या चीज़ें पिछले 6 सालों में निकली हैं। तो एक राजनीति इसके साथ है और एक राजनीति इसके खिलाफ की राजनीति भी है, जो इस राजनीति को दूसरे नज़रिए से देखती है। वो धर्म राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को देखती है, वो इसे सांप्रदायिकता के रूप में देखती है। ये एक हिंदू राष्ट्र जो धर्म के आधारित राष्ट्र है, उसके निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम के रूप में देखती है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इसमें से राजनीति को कहाँ काट छाँट कर अलग कर सकते हैं, इसमें से धर्म वाला तत्व कितना मजबूत है और उसका कैसे इस्तेमाल समाज के हित में किया जा सकता है। एक दुर्घटना भी हुई थी इस आंदोलन में। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया था और फिर एक
अदालत का भी फैसला आया था जिसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए कि वो न्याय था या निर्णय था। तो बहुत सारी चीज़ें इन 3.5 दशकों में हुई हैं जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के अच्छे बुरे पहलू शामिल रहे हैं। तो ये पूरा संदर्भ है जिसके साथ हम इस घटना को देखना चाहेंगे, क्योंकि इस घटना से हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये जिस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाएगी ये घटना, उस राजनीति से पूरा देश प्रभावित होगा, पूरे देश का विकास, और देश को हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो उस दिशा में जा भी सकता है, उससे बहक भी सकता है। अभी तो बहका हुआ दिख ही रहा है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के रास्ते से देश भटक चुका है और अब एक दूसरे रास्ते पर जा रहा है। वो वापस कब लौटेगा? जब विवेक समाज का लौटेगा, जब वो उन्माद से निकलेगा, जब भावनाओं से निकलेगा और आस्था का बंधुआ नहीं होगा, अपनी आस्थाओं का दोहन शोषण नहीं करने देगा राजनीतिक दलों को। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर कांग्रेस पार्टी भी इससे जुड़कर दिखना चाहती है। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। इसे परोक्ष रूप से राम की राजनीति करने वालों पर तंज भी समझा जा रहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में भगवान राम के स्वरूपों को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राहुल ने इसके आगे ट्वीट किया, राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। वहीं इसके एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, भगवान राम सब में हैं और सबके हैं, और ऐसे में 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। इस सब के अलग ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के मौके पर बाबरी मस्जिद को याद किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने इसके पहले ट्वीट पर कर कांग्रेस पार्टी पर तंज किया था और कहा था कि राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था, पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए विध्वंस देखा था। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा था कि जिसका हक बनता है उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज करके कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है, हागिया सोफिया हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक तरीके से ज़मीन पर अधिकार करना और बहुसंख्यक समाज के तुष्टीकरण वाले फैसले से इसका दर्जा बदला नहीं जा सकता। दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं, स्थितियां हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती हैं। तो अलग अलग खेमे के लोग अलग अलग तरह से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जहां हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए ये एक उपलब्धि का मौका है, वहीं एक दूसरा पक्ष है जो अब दुखी भी है क्योंकि बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था षड्यंत्रपूर्वक, और एक अदालत का निर्णय आया था जिससे वो संतुष्ट नहीं है। तो उस पर भी, उसको लेकर भी आपत्ति है उनकी, और ये उनका एक हद तक उनका जो गम है, गुस्सा है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि निश्चित रूप से ये छल तो उनके साथ हुए हैं। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की राजनीति देखते हैं। प्रियंका गांधी के ट्वीट, कल के आज के राहुल गांधी के ट्वीट। प्रियंका गांधी ने एक जो कांग्रेस की एक नरम हिंदुत्व वाली लाइन है, जो एक ख़ास तरह के सनातनी हिंदू धर्म की परंपरा को साथ लेने वाली जो गांधी की थी, जिसमें वो राम को वैष्णव जन जो तेरे होई जो पीर पराई जाने रे, वो उसको लेकर चलते हैं, जिसमें घृणा नहीं है, जिसमें अन्याय नहीं है, जिसमें प्रतिशोध की भावना नहीं है। तो वो इस भावना को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं। अन्याय की बात की है, न्याय की बात की है, प्रेम की बात की है, करुणा की बात की है, क्रूरता की बात की है। ये सब तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं उस राजनीति के बारे में जिस राजनीति के रास्ते मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब ये निश्चित रूप से ये दो विचारधाराओं की टकराहट भी है, दो तरह की राजनीति का आगे बढ़ना भी है अपनी अपनी तरीके से। अब कौन सी राजनीति किस समय हावी हो जाती है, ये समाज की मानसिकता, मनोदशा पर निर्भर करती है। दुनिया भर में अभी दक्षिणपंथी
फ़िरका परस्त सांप्रदायिक सोच वाली राजनीति आगे बढ़ रही है। जो हमने तुर्की में देखा कि किस तरह से वहाँ एक म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील किया गया, जो कि पहले 6वीं शताब्दी में एक चर्च था। तो ये हर जगह हो रहा। पाकिस्तान से हमें सुनने में आता रहता है कि मंदिर को मस्जिद में बदल दिया या गुरुद्वारा को मस्जिद में बदलने की कोशिश की जा रही। ये तमाम देशों में इस तरह की उठापटक हो रही हैं और ये कि ये पहचान की राजनीति और ये कहने चाहिए कट्टरपंथ की राजनीति का बोलबाला। तो इससे कट्टरपंथ और उदारपंथ ये आपस में कैसे टकराएंगे, कैसे अपना रास्ता बनाएंगे, ये हम आगे की राजनीति में देखेंगे कितनी कामयाबी उनको मिलती है। अगली खबर लेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई बैठक प्रशासन की सख्ती के कारण नहीं हो पाई। ये बैठक कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस बैठक को नहीं होने दिया। फारूक अब्दुल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने बैठक बुलाई, लेकिन उससे पहले ही हमारे घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे कोई आ न सके। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के लोग विशेष दर्जा खत्म किए जाने के 1 साल होने पर यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहीं कश्मीर के नेता हमारे लॉन में भी नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद भी कश्मीर के नेताओं को मिलने देने से वो डर रहे हैं। ये डर ही कश्मीर की ज़मीनी स्थिति को बताता है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर के बीजेपी नेताओं की जश्न मनाते हुए तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी का पाखंड देखिए कि ये लोग इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं, वहीं जम्मू और कश्मीर में वर्तमान स्थिति पर दूसरे नेता मिल भी नहीं सकते हैं। बता दें, आज ही के दिन 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया गया था और इसके बाद से पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जो कि महीनों तक चली। अभी भी कश्मीर में 4G सेवा नहीं दी गई है। इन सभी मुद्दों पर, कश्मीर के मौजूदा हालात पर आज देश में चर्चा होनी थी, लेकिन राम मंदिर भूमि पूजन का दिन भी 5 अगस्त को कर दिया गया, जिससे इस गंभीर और आवश्यक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। पूरा मीडिया और देश के सभी लोग राम मंदिर कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। तो कैसे हेडलाइन को मैनेज करना चाहिए ये राजनीतिक दल जानते हैं और इसीलिए 370 को लागू हटाने के जो बरसी थी उस पर इस तरह का एक आयोजन क्लैश करते हुए रखा गया। ये एनालिसिस है लोगों का, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुहूर्त को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि 5 अगस्त को ही क्यों करना चाहिए। तो ये सब स्थिति है, लेकिन मुख्य बात ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी भी बद से बदतर हैं। साल भर में भी केंद्र सरकार तमाम सुरक्षा बलों, तमाम ताकत का इस्तेमाल करके, तमाम दमनकारी उपायों को करके, इंटरनेट सेवाएं बंद करके, फ़ोन बंद करके, लोगों का मिलना जुलना रोक कर, सैकड़ों लोगों को हिरासत में रखकर, तमाम बड़े नेताओं को नज़रबंद करके भी हालात को काबू में नहीं पा पाई है। और ये बता रहा है कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हुए हैं और बिगड़े हैं बल्कि, और लोगों के अंदर गुस्सा खदबदा रहा है। अगर राजनीतिक दल आपस में मिल नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। तो ये जो बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि वहाँ हालात सामान्य हो गए हैं, नॉर्मलसी आ गई है, ये सरासर झूठ है। ये एक छोटी सी घटना, जो एक मुलाकात, जो एक मीटिंग करना चाहते थे फारूक अब्दुल्ला, उसको रोके जाने का ये प्रमाण है। तो जाहिर है कि कश्मीरियों में बहुत रोष है। जिस तरह से उन्हें जो जीवन के मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है, वहाँ मीडिया को, एक नई मीडिया पॉलिसी बनी है जिसमें मीडिया को दबाने का, उसकी सेंसरशिप करने का एक पूरा प्लान बना लिया गया है। तो हालात बहुत ही ख़राब हैं साल भर बाद ही, और 370 को हटाने के समय जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ धमकी देने की कोशिश की है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। इमरान खान की क़यादत वाली पाकिस्तानी सरकार ने मंगलवार को देश का नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में कश्मीर को अपना इलाका बताया गया है। इसके अलावा लद्दाख और सियाचिन को भी पाकिस्तान ने अपना इलाका बताया है। पाकिस्तान ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कश्मीर से धारा
370 को हटाए हुए 1 साल पूरा हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान का आधिकारिक नक्शा होगा और इसे मरकज़ी हुकूमत से भी मंजूरी मिल गई है। कुरैशी ने कहा कि इस नक्शे को अब स्कूल, कॉलेजों और सरकारी इदारों में भेजा जाएगा। बताया गया कि इस सियासी नक्शे को पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों का समर्थन मिला है। बता दें कि इससे पहले नेपाल ने नया नक्शा पास किया था जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। इस नक्शे को नेपाल ने यूएन में भी भेज दिया है और चीन ने तो भारत में घुसपैठ कर ही डाली है। पहले लद्दाख, पैंगोंग और अब लिपुलेख दर्रे पर भी चीन ने अपनी नज़र डाल ली है। मतलब साफ है कि भारत को हर तरफ से घेरा जा रहा है और ज़रूरत है तो सशक्त विदेश नीति की, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत से कुछ खास खुश नहीं है। कुल मिलाकर अगर भारत ने पड़ोसी देशों से रिश्तों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान की ये जो हरकत है दरअसल धारा 370 को हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के समय सुर्खियां बटोरने की एक बड़ी कोशिश है। वो ये विश्व बिरादरी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, एक तनाव भी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इसका भारत सरकार ने बुरी तरह से कल खंडन भी कर दिया था। लेकिन जो इमरान सरकार की रणनीति है वो यही है कि जितने भी ज़्यादा विवाद खड़े कर सकते हैं खड़े किए जाएं और उनके ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें डाली जाएं जिससे लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चिंता बढ़े। और कश्मीरियों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई जो भारत के कश्मीर में है कि हम आपके साथ हैं। तो ये एक तरह की राजनीति है जिसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी राजनीति ये है कि एक बड़े गेम के तहत भारत के विभिन्न इलाकों में जो पड़ोसी हैं वो विभिन्न इलाकों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं ताकि भारत को परेशान किया जा सके, भारत को दबाव में लाया जा सके। ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है, नाकामी है। हमारा विदेश मंत्रालय पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। किसी भी मोर्चे पर वो ऐसी सफलता हासिल करते हुए नहीं दिख रहा है जिससे कहीं पर एक शांति अपने पड़ोसियों के साथ स्थापित हो सके। हम पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे हमारे संबंध हमेशा से ख़राब रहे हैं। चीन के साथ भी माना जा सकता है कि वहाँ पर उसने घुसपैठ की, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और इसलिए तनाव है। लेकिन बाकी पड़ोसी देशों को तो विश्वास में लिया जाना चाहिए था जो हमारी सरकार नहीं कर सकी है। तो एक बड़ा गेम प्लान है, बड़ी इसे छोटी मोटी हरकत करके कह के टालना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके बहुत बड़े प्रभाव हमारे विदेश नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और घरेलू नीति पर भी, घरेलू विकास पर पड़ेगा। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अब अगली खबर पर जाने से पहले एक निवेदन कर दूं कि आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए चलें। मैं हर दिन आपसे निवेदन करता हूं, चाहता हूं कि आप अपनी राय जाहिर करें ताकि उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाएं। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। अदालत में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने केस को ट्रांसफ़र किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। रिया ने बिहार की राजधानी पटना में दर्ज की गई एफआईआर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ट्रांसफ़र करने के लिए याचिका लगाई है। रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए कहा है कि कथित अपराध मुंबई में हुआ था। कोर्ट ने बिहार पुलिस के अधिकारी को मुंबई में क्वारंटीन में भेजने को लेकर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस की अच्छी पेशेवर प्रतिष्ठा होने के बावजूद बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन में रखने से अच्छा संदेश नहीं गया है। ये कहते हुए कि याचिकाकर्ता रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र करने और बिहार पुलिस की जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है जिसमें सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा और मुंबई पुलिस की जांच ताज़ा रिपोर्ट देनी होगी। पिछले कई दिनों से सुशांत की मौत के मामले में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये मुद्दा राजनीतिक गहमा गहमी का विषय बन गया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और बिहार की नीतीश सरकार आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी और जदयू गठबंधन की नीतीश सरकार चाहती है कि वो अपने तरीके से इसकी जाँच कराए, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार इसे महाराष्ट्र की पुलिस से जाँच करवाना चाहती है।
इस मामले में जब बिहार पुलिस की टीम जांच करने के लिए मुंबई पहुंची तो उस पर भी विवाद हुआ और आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस की जांच में अड़ंगा लगा रही। जांच करने बिहार से मुंबई पहुंचे आईपीएस अफसर विनय तिवारी को रविवार को क्वारंटीन भी कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार को आमने सामने है और इसमें जाहिर है कि ये बिहार सरकार की ज़्यादती है। बिहारी सरकार ने अपनी हदों का उल्लंघन किया है, उनको तोड़ा है। जब क्राइम महाराष्ट्र में हुआ तो वहाँ की पुलिस को इसकी जांच करने देने का वक्त देना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह की केंद्र और बिहार सरकार की जुगलबंदी है उसी की वजह से सीबीआई जांच की मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। नीतीश कुमार ने यहाँ कहा और उधर केंद्र सरकार पहले से ही तैयार थी। ये हम अपने कार्यक्रम में पहले भी कह चुके हैं। तो केंद्र और बिहार सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए, बिहार की राजनीति को देखते हुए इस तरह के कदम पर कदम उठा रहे हैं। अब कोर्ट का मामला क्या है ये हम ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कोर्ट किस तरह से सुनवाई करते हैं और किस तरह से फैसले देते हैं। इसलिए अब क्या होगा आगे ये इस पर कोई अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना गलत होगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है वो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति हो रही। खास तौर पर बिहार सरकार की राजनीति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसमें जो रूप निकल कर आया है, जिस तरह की घटिया राजनीति के निम्न स्तर पर वो पहुंच गए हैं, ये इससे पता चलता है कि वो इस छोटे से मसले को भी एक चुनावी फ़ायदे के लिए भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आज की जो प्रमुख जानकारियां हैं कोरोना से संबंधित वो आपको दे देता हूं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,84,00,000 से अधिक हो गया है और अमेरिका में कुल 1,56,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।